गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी 7वीं क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन की। 6 क्लास में ले चुका हूं, आज 7वीं क्लास लेने जा रहा हूं। 88 नंबर का क्वेश्चन कल मैंने करवा दिया था आपको। 89 नंबर का क्वेश्चन अब देख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए। 89 नंबर का क्वेश्चन, बैग एक्स और वाई में गेंदों का अनुपात 2:3 है। यदि 5 गेंद बैग वाई से निकालकर बैग एक्स में डाली जाती है तो दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो अब प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या बताइए। बच्चों देखिए, इसको बेसिक से नहीं करेंगे अब हम लोग, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में बेसिक से नहीं करना है। 2x और 3x प्रारंभ में गेंदों की संख्या नहीं माननी है आपको। रेशियो से पहले मैं कर देता हूं और फिर इसको करूंगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, फिर जीटीओ भी बता दूंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। 89 नंबर में पहले मैं रेशियो लगा रहा हूं, x और ये y। 2:3 के रेशियो में आपकी गेंद थी, फिर उसके बाद 5 गेंद बैग y से निकालकर बैग x में डाल दी जाती है। तो अब दोनों में जो संख्याओं का अनुपात है वो बराबर हो जाता है, यानी कि 1:1 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यहां रेशियो क्यों लगेगा। मैंने आपको बताया था रेशियो मेनली 3 जगह लगता है। कहां कहां? जब समान संख्या दोनों से निकाली जाए, समान संख्या दोनों में मिलाई जाए या जोड़ी जाए। एक तरीका ये, एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा, कोई एक चीज इसमें से कांस्टेंट हो। ये दोनों चीजें यहां नहीं है भाई। ये देखिए, इसमें से 5 निकल रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों से 5 निकाला जा रहा है। अगर ऐसा होता तो रेशियो लगा लेते इस पैटर्न पे। ये पैटर्न यहां फॉलो नहीं हो रहा है। कोई एक चीज कांस्टेंट है नहीं, ये भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक चीज और बताए थे हम आपको, तीसरी चीज, कि जब कुल योग बराबर हो तो बच्चों कुल योग तो बराबर होगा ही। यहां से 5 निकालकर यहां अगर आप मिला देंगे तो बच्चों अभी भी जो योग होगा वो प्रारंभिक योग के क्या होगा, गेंदों का बराबर ही होगा। बाहर से कुछ ला नहीं रहे या बाहर कुछ निकाल के कर नहीं रहे, आदान प्रदान ही हो रहा है। यहां से निकला यहां आया, तो यहां पर कुल योग क्या होगा, बराबर होगा। दोनों स्थितियों में प्रारंभिक और बाद की स्थिति में गेंदों की संख्या बराबर होगी। तो आइए ध्यान से देख लीजिए, प्रारंभिक एवं बाद की स्थिति में गेंदों की संख्या बराबर होगी। ये रेशियो से लगा रहा हूं मैं, बराबर होगी, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहां योग कितना आ रहा है, 5। यहां योग कितना आ रहा है, 2। योग बराबर करना है तो ऊपर 2 से गुणा और नीचे 5 से गुणा कर दें, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 4 और 6 का, और ये हो जाएगा 5 और 5 का। अब देखिएगा, यहां से बच्चे एक कम हुआ, -1 कर दिया, और यहां एक जाके ऐड हो गया। तो यही एक बराबर किसके, 5 के। एक बराबर किसके, 5 के। तो पूछा गया है अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या, तो 5 बराबर किसके, 5 बराबर 25 के। ध्यान से देख लीजिए, एक तरीका ये हो गया बच्चों। अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या होगी, 25। ये आपका आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया रेशियो। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिएगा, मेथड 1 हो गया, ये मान लिया, ये मेथड 1 मान लिया, हो गया। 81 कोई पूछ रहा है, 81। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48। करा दूंगा बाबू। 81 नहीं करवाए थे उत्तम सर, कराए थे कि नहीं? हाँ, तो मैं करवा दूंगा, परेशान ना हो। अभी लास्ट में जाते जाते 81 करवा दूंगा। नाम बच्चे का क्या है जो 81 पूछ रहा है? शिवम पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों आपका 89 का मेथड 2 देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। मेथड 2 देखिएगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेते हैं, x और यहां y। ये 2 3 1 1 का रेशियो हो गया। यहां 5 गेंदें जुड़ी और यहां 5 गेंदें माइनस हुई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 2 और 3 का अंतर कितना आया, 1 आया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे +5 आएगा। -5 और 5 का अंतर कितना, 10। तो 1 बराबर 10 के। ध्यान दीजिएगा, तो 1 बराबर बच्चों क्या हो गया, 10 के। तो ध्यान दीजिए
यहां पर अगर आप 2 निकालेंगे तो यह आएगा कितना 20 थे। ये प्रारंभिक संख्या x में गेंद की प्रारंभिक संख्या हो गई। बच्चों इससे बाद का फिगर नहीं निकलता, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो जब भी निकलेगा तो प्रारंभिक ही निकलेगा, बाद का नहीं निकलेगा। तो बाद में प्रत्येक में गेंद की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए इसमें 20 गेंदों में 5 गेंदें आके उधर से जुड़ी हैं, कितना हो गया 25। अब दोनों में 25-25 हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अशोक पांडे कह रहे हैं सर मिक्स प्रपोर्शन की एक ही मेथड से क्यों कराए हैं? देखिए जो M1D1 बराबर M2D2 होता है सबसे बेहतर तरीका होता है, इसलिए कराया गया है। चाहे सवाल कैसा भी हो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। GTO बहुत कम सवालों में लगता है जो सेट होते हैं, या डायरेक्ट देखकर भी जो फॉर्मेट लगता है वो भी बहुत कम सवालों में लगता है। मैंने बोला था कि मिक्स प्रपोर्शन वाले जो क्वेश्चन है 9 बजे, उसकी चर्चा आप उसी समय करेंगे, हम 9:15 पे करेंगे, ठीक है। 9:15 पे हम मिक्स प्रपोर्शन की चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी रेशियो देखिए केवल। ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा तरीका में हम आपको स्ट्रिक्टली बोल चुके थे कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है तो केवल प्रारंभिक वैल्यू निकलती है, बाद वाली वैल्यू नहीं निकलती, और यहां बाद वाली वैल्यू भी आ जाती है रेशियो से। चारों फिगर निकाल सकते हैं, यहां केवल इसको निकाला जा सकता है 2 और 3 की वैल्यू, इसको नहीं। तो x में गेंदों की संख्या आई 20, प्रारंभ में x में गेंदों की संख्या आई 20, अब बाद में हो जाएगी 25, तो दोनों में 25-25 हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है संख्या समान हो गई है। आइए चलिए इसको मेथड 3 लगा लेते हैं। आप इससे भी एग्जाम में कर सकते हैं ओरल, इसको प्रयोग करें तो इससे भी एग्जाम में हो जाएगा ओरल। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए मेथड 3 GTO, अगर संख्या हम ले लेते हैं 45, तो दोनों में 45-45 मानना पड़ेगा। तो 45 होने से पहले x में कितनी गेंद रही होंगी 40, और y में कितनी गेंद रही होंगी 50। तो 40 और 50 का रेशियो लेंगे बच्चों तो 2-3 नहीं आएगा, 4-5 आएगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। बी वाला लेना है अगर, तो 20 को आइए चेक करते हैं। अगर अब दोनों में 20-20 गेंदें हैं तो प्रारंभ में x में गेंद कितनी रही होगी 15, और y में कितनी गेंद रही होगी 25। तो इसको भी कटाएंगे 15-25, तो इसका भी रेशियो 2-3 नहीं आएगा, तो यह भी बच्चों गलत है। चलिए इसके बाद है C 30, अगर हम दोनों में गेंद 30-30 ले लें बाद में, तो प्रारंभ में पहले वाले x में कितनी गेंद रही होगी 25, और y में कितनी गेंद रही होगी 35। कटाएंगे तो इसका भी रेशियो 2-3 नहीं आएगा, तो बचा कौन D। बिना चेक किए इसी को आंसर कह देंगे कि सही है, लेकिन आइए चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। दोनों में अब 25-25 गेंदें हैं, तो प्रारंभ में x में कितनी गेंद रही होगी बताइए 20 गेंद रही होगी, और y में बताइए 30। रेशियो आ गया ना 2-3 का, तो यही आंसर आपका सही है। ये आपका मेथड 3 है बच्चों, GTO। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं मैं 90 नंबर का, इसको मैंने मिश्रण में भी कराया है, आज भी देख लीजिए, यहां मैं फिर से कराने जा रहा हूं। कुछ बच्चों के मोटे मोटे प्रश्न हैं, लंबा लिखे हैं, पढ़ लें। सर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज कोई सोल्यूशन बताइए, अपने ऑफिस का कोई नंबर दीजिए। देवेंद्र प्रताप को तुरंत ऑफिस का नंबर दिलवाइए, ठीक है। इनको ऑफिस का नंबर दीजिए। मोबाइल का है ऑफिस वाली आपके पास है, ठीक है। तो बाबू हमसे 8 बजे बात कर लीजिएगा, मैं आपको ऑफिस का नंबर दिलवा रहा हूं। विक्की गुप्ता सर आप बहुत ग्रेट हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू, ग्रेट आप लोगों ने मुझे बनाया है, ठीक है। वैसे मैं जितना ग्रेट आप लोग समझते उतना हूं नहीं, ये मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरु जीवन ज्ञान गुरुदेव वीडियो अभी डिलीट मत करवाना, मैं सारे क्लास कवर कर रहा हूं। अच्छा ठीक है जीवन, कर लीजिए जल्दी जल्दी कवर, आप ही लोगों के लिए तो ये वीडियो पड़ी हुई है। आइए देखिए 90 नंबर का सवाल है। एक कनस्तर में 2 द्रव A तथा B के बीच का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर
उसके स्थान पर द्रव बी भर देने के बाद ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में कनस्तर में द्रव ए कितना लीटर था? तो अगर आपको द्रव प्रारंभ में कितना लीटर द्रव ए कितना लीटर था ये निकालना है, तो इसके लिए आपको प्रारंभिक मिश्रण पता होना चाहिए कि प्रारंभ में मिश्रण कितना है। चलिए देखिएगा, 90 नंबर का प्रश्न है, 90। देखिए ये कनस्तर है, इसमें मिश्रण भरा हुआ है, द्रव ए और द्रव बी का एक मिश्रण भरा हुआ है। द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 7:5 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला, बोला गया है आपके क्वेश्चन में, इस कनस्तर से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला। उसके बाद उसको आपने बी से भर दिया, तो बी कितना मिलाएंगे आप खुद बताइए। लिखा नहीं है कि कितना लीटर बी मिलाया, बस ये बोला है कि बी से भर दिया। तो बच्चों जितना खाली हुआ रहेगा उतना ही तो भरेंगे। तो 9 लीटर आपने खाली किया है, तो 9 लीटर आप बी मिलाएंगे। आइए 9 लीटर बी मिलाया लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, तो अब ए और बी का अनुपात बदलेगा। ए और बी का अब अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? 7:9। ध्यान से देखिएगा, 7:9 हो गया। यह सवाल आपके सामने है फिगर के माध्यम से। एक कनस्तर है जिसमें द्रव ए और द्रव बी का एक मिश्रण भरा हुआ है। कितना लीटर मिश्रण भरा है यह नहीं दिया हुआ है, यही हमको निकालना है। मान लिया कि x लीटर मिश्रण भरा हुआ है। मान लिया कितना मिश्रण भरा हुआ है? x लीटर मिश्रण भरा हुआ है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिसमें a और b का जो अनुपात है वो 7:5 है। इस x लीटर मिश्रण से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसको b से भर दिया। b से भरने का मतलब कितना लीटर b मिलाएंगे? जितना खाली हुआ रहेगा। तो खाली हुआ है 9 लीटर, आप मिलाएंगे 9 लीटर केवल b मिला रहे हैं। तो बच्चों जितनी मात्रा प्रारंभ में थी उतनी ही मात्रा अंत में होगी। अगर x लीटर प्रारंभ में मिश्रण था तो अभी भी x ही लीटर आपका मिश्रण होगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि a और b का उसमें जो अनुपात होगा वो बदल जाएगा, 7:9 हो जाएगा। अगर आप कहीं से 9 लीटर निकालें और फिर 9 लीटर कुछ भी मिला दें तो कुल मात्रा परिवर्तित होगी क्या? नहीं होगी ना, नहीं होगी बच्चों। तो यहां ध्यान से देखिए, आपने मिश्रण निकाला 9 लीटर, उसको आपने b से भर दिया, तो अब a और b का जो अनुपात हो गया 7:9 हो गया। बच्चों हम आपसे जानना चाहते हैं एक छोटी सी बात। अगर हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला तो जो मिश्रण इसमें बचेगा उसमें a और b का अनुपात क्या होगा? उसमें भी a और b का अनुपात 7:5 का ही होगा। उदाहरण के तौर पे अगर चीनी पानी का बच्चों घोल है, मतलब शरबत है, अगर आपने आधा ग्लास शरबत पी लिया तो जो आधा ग्लास शरबत बचेगा उसकी मिठास क्या होगी? कम हो जाएगी? नहीं, उतनी ही मिठास होगी जितना कि आपने शरबत पिया है। जितना मीठा शरबत आपने पिया है, बचे शरबत की भी मिठास उतनी ही होगी। अगर आप पूरा पी जाइए, केवल 1 बूंद बचे ग्लास में, तो उस 1 बूंद को भी अगर आप टेस्ट करने जाएंगे तो उसकी भी मिठास उतनी ही होगी जितना कि शरबत आप पी चुके हैं, जितनी उसकी मिठास रही है। तो बच्चों देखिएगा, मिठास नहीं परिवर्तित हो रही। 1 बूंद बच जाए, 1 चम्मच बच जाए, थोड़ा सा बच जाए, मिठास परिवर्तित नहीं होगी। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं सर ये गलत कह रहे हैं आप, नीचे जो शरबत होता है वो तो ज्यादा मीठा होता है, ऊपर वाला थोड़ा कम मीठा होता है। क्यों अनिल, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन बच्चों वो समांगी मिश्रण नहीं होता, होमोजीनियस मिश्रण नहीं होता। मैं समांगी मिश्रण की बात कर रहा हूं। एक एक मॉलिक्यूल, एक एक सारी चीजें सब मिल चुकी हैं आपस में। तो चाहे 1 बूंद को टेस्ट करिए, चाहे 1 चम्मच को टेस्ट करिए, मिठास उतनी ही होगी। मतलब चीनी पानी का अनुपात हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। चाहे 1 चम्मच शरबत की बात करिए, चाहे 1 बूंद की बात करिए, मिठास उतनी ही होगी। इसका कारण क्या है कि सर्वत्र चीनी पानी का रेशियो एक ही है। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। अगर आपने x लीटर मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया है तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी बचे मिश्रण में a और b का जो अनुपात होगा वो 7:5 ही होगा।
बचे मिश्रण में ए और बी का जो अनुपात होगा वो 7:5 ही होगा। आप बच्चों अब मिलावट किसकी कर रहे हैं? केवल बी की, केवल बी मिला रहे हैं, तो अब ए और बी का अनुपात बदलेगा। केवल बी मिला रहे हैं तो ए और बी का अनुपात बदलेगा, बदल के हो गया 7:9। सही बात है। तो बच्चों देखिए कांस्टेंट क्या है इस मिलावट में? कांस्टेंट ए है। पीछे भी कल बात हो चुकी है कि जिसको हम मिलाते हैं वो बदलता है उसकी वैल्यू, लेकिन जिसको नहीं मिलाते उसकी वैल्यू कहां से बदलेगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। शेष मिश्रण में बी मिलाने से ए की मात्रा कांस्टेंट होगी। शेष मिश्रण में बी मिलाने से ए की मात्रा क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। ये बेसिक है मेथड 1, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा हूं मैं सारी चीजें कि आपको समझ में आ जाए। शेष मिश्रण में बी मिलाने से ए की मात्रा कांस्टेंट होगी, मतलब नहीं बदलेगी। तो क्या बोलेंगे? यहां बोल सकते हैं शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा। इस चीज तो समझ लीजिएगा बच्चों, अगर ये बेसिक जानते हैं तभी आप इसको रेशियो से लगा भी पाएंगे। ये बेसिक अगर पता है तो ही आपका आगे शॉर्टकट लग भी पाएगा। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है, आप मिलावट किस तरीके से कर रहे हैं। आप मिश्रण में बी नहीं मिला रहे हैं, आप शेष मिश्रण में बी मिला रहे हैं। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो शेष मिश्रण बचेगा ना, तो आप मिलावट किस में कर रहे हैं? आप मिलावट कर रहे हैं बी की शेष मिश्रण में। तो मिलाया जा रहा है बी, तो कांस्टेंट क्या है? ए। जिसको नहीं मिलाते वो कांस्टेंट होगा। तो स्पष्ट शब्दों में हमने लिख दिया है शेष मिश्रण में बी मिलाने से ए की मात्रा कांस्टेंट होगी, ए की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा एक लाइन का? शेष मिश्रण में ए की मात्रा बराबर नए मिश्रण में ए की मात्रा। हम आपसे जानना चाहते हैं शेष मिश्रण है कितना? x - 9 लीटर का शेष मिश्रण है। x - 9 लीटर में ए और बी का अनुपात क्या है? 7 और 5 का ही है। शेष मिश्रण में भी ये बात हम पहले ही बता चुके थे। शेष मिश्रण में कई लोग सोचते हैं कि अगर सर 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो ये भी बदल जाएगा। ये एकदम गलत बात है। मैंने आपको चीनी पानी का उदाहरण दिया है। 1 बूंद टेस्ट करिए, आधा ग्लास टेस्ट करिए, 1 चम्मच टेस्ट करिए, मिठास बराबर होगी, यानी कि चीनी पानी का रेशियो हर जगह बराबर होगा। उसी तरह से शेष मिश्रण में भी ए और बी का अनुपात 7:5 का ही होगा। तो इसमें अगर x - 9 लीटर का जो शेष मिश्रण है, अगर ए की मात्रा चाहिए तो कर लीजिए अनुपातिक विभाजन, रेशियो डिवीजन। तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 12। ये है शेष मिश्रण में ए की मात्रा। नया मिश्रण कितने का बनेगा बच्चों? फिर से x का ही होगा, क्योंकि x - 9 और प्लस क्या कर देंगे? 9। ध्यान से देखिए, लिख देते हैं हम यहां पर x - 9 शेष मिश्रण है। इसमें 9 लीटर आपने बी मिला दिया, तो फिर से बच्चों क्या हो गया? ये x ही लीटर हो गया। और गुड़े अब बताइए इसमें ए क्या होगा? रेशियो हो गया है 7 और 9 का, तो लिखेंगे 7/16। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये बेसिक हर एक बालक को आना चाहिए। भले एग्जाम में आप ऐसे मत करिएगा, एग्जाम में आप मत करिएगा ऐसे, लेकिन आना चाहिए आपको। तो x बराबर क्या? 36 लीटर। यानी कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बराबर 36 लीटर। ये प्रारंभिक मिश्रण है, लिख लीजिएगा। x लीटर क्या है? प्रारंभिक मिश्रण है। अंतिम मिश्रण भी x लीटर होगा, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आ गई 36 लीटर। तो प्रारंभ में a की मात्रा पूछा है आपसे, बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। प्रारंभ में a की मात्रा, प्रारंभ में a की मात्रा बच्चों बताइए क्या होगा? 36 गुणे 7/12 कितना? 21 लीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। अंजलि सिंह, ठीक है अंजलि, ऑफिस के नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, सॉरी कॉल करें 8 बजे।
ठीक है, नंबर दे दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है आपका, हो गया बच्चों? हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रारंभ में ए की मात्रा हो गई आपकी 21 लीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा, लीवो लर्न वालों से जल्दी जरा पूछिएगा, तो दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ये मेथड। देखिए ये सवाल एक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। पूछता है बताइए प्रारंभ में ए की मात्रा, प्रारंभ में बी की मात्रा, अंत में ए की मात्रा, अंत में बी की मात्रा, कितना भाग निकाला गया, कितना भाग मिलाया गया, कितना परसेंट निकाला गया, कितना परसेंट मिलाया गया। तो सवाल 7-8 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। एक पैटर्न समझ गए, प्रारंभिक मिश्रण निकालना, उसके बाद सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। प्रारंभिक मिश्रण निकालना आपको आ गया तो चलिए, क्या है, सबको क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग आएंगे बच्चों मेथड 2 पे। मेथड 2 की चर्चा करते हैं। देखिए शेष मिश्रण में ए और बी का जो रेशियो है वो है कितना? 7:5। नए मिश्रण में ए और बी का जो रेशियो है वो 7 क्या है? 9 है। ए की मात्रा क्या होगी? ए क्या होगा? कांस्टेंट। हमारा जो रेशियो बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? बचे मिश्रण में भी ए और बी का अनुपात ये होगा, प्रारंभिक मिश्रण में भी यही होगा, लेकिन जो हम मिलावट कर रहे हैं वो शेष मिश्रण में कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो माना जाएगा वो किसका माना जाएगा? शेष मिश्रण का। तो शेष मिश्रण में 7-5 का रेशियो है ए और बी का, नए मिश्रण में 7-9 का रेशियो है। साफ दिखाई दे रहा है कांस्टेंट क्या है? ए कांस्टेंट है। तो बच्चों यहां ए क्या है? दोनों जगह बराबर। तो ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, यहां ऑलरेडी बराबर करके दिया गया है। बराबर ना होता तो कोई चीज गुणा करके हम बराबर करते हैं, आगे सवाल मिलेगा आपको। यहां ऑलरेडी ये बराबर दिया गया है, हमेशा नहीं देता, बराबर करना पड़ता है अगर ये कांस्टेंट है तो बस देख लीजिए इसमें क्या हुआ बच्चों। कितना आपने बी मिलाया रेशियो में? 4। और क्वेश्चन में कितना बी मिलाया? तो 4 बराबर 9 लीटर के। तो अगर बच्चों आप 7, 5, 12 निकाल देंगे, अगर देख लीजिए 7, 5, 12 निकाल देंगे तो 9/4 × 12 कितना आया? 27 लीटर। 27 लीटर प्रारंभिक मिश्रण नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये तो प्रारंभिक का भी रेशियो है, तो है ये प्रारंभिक का रेशियो, लेकिन उठाया किस लिए गया है? शेष मिश्रण के लिए। तो जब भी 7, 5, 12 लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? शेष मिश्रण आएगा। तो 27 में फिर 9 जोड़ेंगे तब आएगा 36 लीटर प्रारंभिक मिश्रण आएगा। तो 7, 5, 12 मत निकाला करिए, यहां आप निकालिए 7, 9, 16 निकालिए। आया बच्चों समझ में? 16 निकालने से आपको नया मिश्रण निकल के आएगा, और नया मिश्रण ही किसके बराबर है बताइए? प्रारंभिक मिश्रण के बराबर है। सही है? जितना नया मिश्रण होगा उतना ही क्या होगा? प्रारंभिक मिश्रण होगा, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं, तो नया मिश्रण ही प्रारंभिक मिश्रण के बराबर होगा। तो यहां 7, 5, 12 मत निकालिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चे कहते हैं 7, 5, 12 27 आ गया प्रारंभिक मिश्रण, क्योंकि प्रारंभ में ए और बी का अनुपात 7, 5 का है, ऐसा ही दिया गया है। लेकिन बच्चों हम यहां जो मिलाने की बात किए हैं वो किसमें किए हैं? शेष मिश्रण में। तो अब हमने जो 7, 5 का रेशियो लिया है वो बचे मिश्रण में ए और बी के अनुपात के लिए लिया हुआ है। तो 7, 5, 12 निकालेंगे तो टोटल इसका निकालेंगे तो ये जो 27 लीटर आएगा वो बचा मिश्रण निकल के आएगा। 9 लीटर जब आप उसमें जोड़ेंगे तब जाके वो बनेगा आपका प्रारंभिक मिश्रण। तो जोड़ने की बात हटा दीजिए, हम क्यों ना 9, 7, 16 निकाल लें। तो 9, 7, 16 अगर निकालेंगे तो नया मिश्रण आएगा, और नया ही मिश्रण प्रारंभिक मिश्रण के क्या है? बराबर है। तो आ गया बच्चों 9/4 × 16 कितना आ गया? 36 लीटर। ये देखिए ओरल था कि नहीं? ये क्वेश्चन एकदम ये ओरल था क्वेश्चन आपका, आराम से ओरल, पेन तक नहीं उठाना था, सीधे डायरेक्ट मन में ये काम करके 36 लीटर रिप्लाई कर सकते थे। अब देखिए प्रारंभ में ए की मात्रा, इसी चीज को यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है करने की, ऐसे ही कर लिया करिए, कोई एक चीज कांस्टेंट करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यहां लगा सकते हैं, यहां 0 कर देंगे और यहां पर आप 9 लीटर कर देंगे। आइए चलिए देखिए, प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी हो गई? 36 × विभाजन करिए 7/12,
आ गया 21 लीटर। यह आपका आंसर है 21 लीटर। आलोक कुमार सर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। अंशु मौर्य, कई सारे बच्चे कह रहे हैं ये सवाल समझ में नहीं आया। मैं सवाल फिर से पढ़ने जा रहा हूं, दोबारा समझाने जा रहा हूं, मेथड 1 भी और 2 भी। सवाल चूंकि अच्छा है, दोबारा लास्ट टाइम देख लीजिए आप लोग। कई लोग तो बोर हो जाएंगे। आप एक काम करिए ना, वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, इसको बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि और भी बच्चे हैं, सबको ध्यान में लेके चलना है। ये यूट्यूब की क्लास है ना बच्चों, तो बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चे कहेंगे ये देखो सर तो बोर कर रहे हैं, ठीक है, और वो तुरंत देखना बंद कर देंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा जाकर, एक एक चीज स्पष्ट शब्दों में मैंने समझाया है। सवाल 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा दोनों मेथड। चलिए देखिए, अब है 91 नंबर का क्वेश्चन 91। किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में, यहां होते तो 50 बार पूछते तो बताता मैं, लेकिन ये YouTube की क्लास है, अभी दोबारा बताऊंगा तो कुछ बच्चे तुरंत गायब हो जाएंगे, देखना बंद कर देंगे, कहेंगे ये देखो दोबारा वही बता रहे हैं। किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि सभी कक्षाओं में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात बदलकर 4, 5, 7 हो जाता है। नए छात्रों के आगमन के पहले कुल कितने छात्र थे? देखिए 91 नंबर का सवाल 91, हर एक बच्चा ध्यान दे। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 2:3:5। 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। कितना बढ़ा? 20 सॉरी 20 नहीं लिखना है, कितना बढ़ा? +2 और +2। क्यों? 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7। यहां पर वृद्धि सबकी बराबर दिखाई दे रही है, सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट कर लेंगे। अगर वृद्धि बराबर ना दिखाई दे तो 2 रेशियो को लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर वृद्धि बराबर ना हो तो 2 रेशियो को लेकर कर लीजिए, उसमें आप पहले अंतर बराबर करिए, फिर उसके बाद कर लीजिए, क्वेश्चन लग जाएगा। आइए चलिए देखिए बच्चों, यही 2 बराबर किसके होगा? 20 छात्र के, तो 1 बराबर 10 के। तो पूछा गया है नए छात्रों के आने से पहले कुल कितने छात्र थे? 5, 3, 8, 2, 10। तो 10 बराबर 100 छात्र के। ये प्रारंभ में छात्र हैं, ये लीजिए आंसर, प्रारंभ में छात्र हैं। आलोक बाबू समझिए बात को, अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, समझिए आप हमारी बात। आप हमसे फोन कर लीजिएगा नंबर पे 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद नहीं, आप 10-15 के बाद कॉल कर लीजिए, हम आपको फोन पे समझा देंगे एक एक चीज अच्छे से, ठीक है। बस सोल्यूशन दोनों उतार लीजिएगा कॉपी पे अपने आप, ठीक है। मैं फोन पे 2 मिनट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। रवि यादव, नहीं, लीवो लन के सभी बच्चों को रिप्लाई करना होता है मुझे। लीवो लन का बच्चा कोई भी पढ़ रहा है लीवो लन पे, कहता है दोबारा बताइए, तो दोबारा मैं बताता ही हूँ। कभी कभी कहता हूं कि दोबारा वीडियो देख लीजिए। हर एक बच्चे को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। ये जो आलोक कुमार है उनको भी तो मैं कह रहा हूं कि बाबू देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा फोन कर लीजिए। मैं दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के मेरी भाग जाएंगे, कहेंगे बोर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, समझाना तो एक एक बच्चे को मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो लीवो लन पे है चाहे यहाँ क्लास में है, ये निश्चिंत रहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि ये कर देंगे तो यहाँ बच्चे नहीं आएंगे, वो कर देंगे वहां बच्चे नहीं आएंगे। चलिए देखिए, क्लास की बात अपनी अलग होती है, क्लास कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे जितना नेट पे क्लास चले, ऑनलाइन क्लास चले। क्लास का जो डिसिप्लिन होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता। ऑनलाइन क्लास मजबूरी का नाम है, मजबूरी में आदमी पढ़ता है ऑनलाइन। चलिए आइए देखिए, नहीं तो जो बच्चा इलाहाबाद में है वो तो यहीं आके क्लास करता है। आगे देखिएगा 92, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2, 3, 4 का हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, बता लेंगे ओरल बच्चों। 1 बराबर किसके? 5 के। तो पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी संख्या 10 हो गई, तीसरी संख्या क्या हो गई? 15 हो गई। 5, 10, 15, यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। कर लिया आपने ओरल? साफ दिखाई दे रहा है कि करूं?
हो गया, गुड। लिबोलन से पूछिए, हो जाएगा ना ये 92 नंबर का सवाल। 93 देखिए, 93, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। यदि अनुपात 9:1 हो जाता है, अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं, तो कुल छात्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। 93, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए, बेसिक तो ना करूं, रेशियो से कर दूं, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर दूं। जीटीओ से आसानी से हो रहा है तो जीटीओ से कर देता हूं। आइए चलिए देखिए, मेथड 1, रेशियो लगाता हूं। सफल, पास और असफल, फेल। रेशियो है 6:1 का। बाद में हो गया बच्चों रेशियो 9:1 का। कब? जब 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। तो ये कहां से सफल होंगे? इस असफल से निकल के किस में जाएंगे? सफल में जाएंगे। इस असफल से निकल के कहां जाएंगे? सफल में जाएंगे। बाहर से थोड़ी आगे सफल होंगे। संख्या तो यही है ना बच्चों, क्लास में संख्या तो यही रहेगी आपकी। तो इसी में आपके असफल में से सफल हो जाएंगे 5 छात्र और, तो रेशियो हो जा रहा 9:1। तो ये बताइए, दोनों ही स्थितियों में छात्रों की कुल संख्या बराबर होगी कि नहीं? ये रेशियो का अप्रोच है। रेशियो मैंने बताया कि मेनली 3 जगह लगता है। जहां कहां लगता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जहां समान संख्या बढ़े या समान संख्या घटे, वहां। जहां कोई एक चीज कांस्टेंट हो, जैसे कि अभी पिछले वाले सवाल में हमने कनस्तर ए बी वाले से क्वेश्चन किया है। फिर बच्चों, जहां पर कुल योग बराबर हो दोनों स्थितियों का, तो यहां हम कुल योग बराबर करके रेशियो लगाएंगे। क्यों बच्चों? बाहर से कोई छात्र आगे सफल नहीं होंगे, इसी असफल से निकलकर यहां सफल हो जाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसी असफल से निकल के सफल होंगे। यहां पर हर एक बच्चा ध्यान देगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोनों स्थितियों में लिखिएगा, दोनों ही स्थितियों में छात्रों की, इसलिए नोट बनवा दे रहा हूं कि याद रहे क्या किया गया है। दोनों स्थितियों में छात्रों की संख्या बराबर होगी, बराबर होगी। लीजिए, तो यहां 6 1 7 हुआ, 9 1 10 हुआ। तो बच्चों क्या कर दें, यहां 10 से गुणा, यहां 7 से गुणा। तो ये कितना आएगा? 60 और 10। ये कितना आएगा? 63 और 7। देख लीजिए, यहां से 3 कम हुआ, यहां 3 बढ़ गया। तो यही 3 बराबर किसके? 6 के कि 5 के? 6 के। 6 छात्र और सफल हुए हैं। तो 1 बराबर 2 के बच्चों। तो पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक ही तो बताना पड़ेगा। तो 60 और 10 कितना? 70। तो 70 बराबर किसके? 140 के। ये लीजिए आंसर। एक तरीका ये हो गया। एज वाले क्वेश्चन, शिवम कुमार यादव सर जी, जो आप एज वाले क्वेश्चन में एम सिस्टम में एक्स मानकर लगाए थे वह नहीं लगेगा। मैं शिवम लिबोलन का स्टूडेंट। बाबू स्पष्ट बोलिए क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए आप हमें शिवम, बस। ठीक है, चलिए आइए देखिए। एक तरीका ये हो गया, एक्स मान के नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं है एग्जाम में आपको। दूसरा तरीका देखिए मेथड 2। दूसरा तरीका देखिए मेथड 2। यहां पर 6 1 का रेशियो है, पास और फेल का। बाद में रेशियो हो गया 9 और 1 का। कैसे बच्चों? यहां से 6 छात्र निकले हैं और यहां जाके 6 छात्र जुड़ गए हैं। यहां जो पास वाले थे, सॉरी फेल वाले थे, इसमें से 6 निकल के पास वाले में चले गए। यही बोला है, 6 और छात्र पास हो जाते तो रेशियो ये हो जाता। तो इसमें -6 होगा, इसमें +6 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे। इसका गुणा इसमें 6, इसका गुणा इसमें 9 आया, अंतर 3 का। इसका गुणा इसमें -54, इसका गुणा इसमें 6 आया। -54 और 6 का अंतर 60 आया। तो 1 बराबर 20 के। तो 6 1 7, 7 बराबर किसके? 140 के। ये लीजिए प्रारंभिक संख्या आ गई का छात्रों की कुल प्रारंभिक संख्या।
ये लीजिए। आइए जीटीओ देख लेते हैं, आसानी से लगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जीटीओ देखिए मेथड 3। सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 का है। यदि अनुपात 9:1 हो जाता है, अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं तो कुल छात्र ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, अगर कुल छात्र अनुपात में बोला जाए तो कितने हैं? 7 हैं। श्योर हैं? बताइए। प्रारंभ में पास फेल का रेशियो 6:1 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? 617 रेशियो में। अब जो हमारा रियल आंसर होगा वो 100% 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं? बता दीजिए आप लोग। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो में 7 हुआ, रियल में क्या होगा? 7x, मतलब वही संख्या सही होगी जो 7 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। समझिए इस बात को, वही संख्या सही होगी जो 7 का मल्टीपल होगी। तो बताइए, 140 यहां 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, यह आंसर हो सकता है। 120 7 का मल्टीपल नहीं है, यह आंसर नहीं है। सी 220 7 का मल्टीपल नहीं है, यह भी आंसर नहीं है। डी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं है। देखिए 1 सेकंड में मिला कि नहीं उत्तर? देख के टटोल के आंसर टिक कर देंगे आप कि नहीं हमारा ए वाला ही आंसर क्या है? सही है। एक बार में आप आंसर ऐसा टिक कर सकते हैं एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं बच्चों कि इस तरीके से आंसर बनता है, क्योंकि देखिए जो पेपर सेट करता है वो क्वेश्चन बनाएगा स्वतः खुद से, फिर एक उसका आंसर निकल के आएगा, और फिर जब वो 3 आंसर सेट करता है ना, तो अक्सर बच्चों बड़ा ऑड टाइप का सेट कर देता है, बहुत ऑड टाइप का सेट कर देता है। तो ऑड टाइप का यहां भी सेट किया है। देखिए जिसने भी ये सवाल बनाया उसको 140 आंसर दिखाई दे रहा होगा, रख दिया 140, बाकी अब सब 140 से अजीब टाइप का रख दिया है। अगर कोई और रख देता, 70 रख देता, कुछ और 7 का मल्टीपल में रख देता बच्चों, तो फिर आगे की कंडीशन चेक करनी पड़ती, जिससे कि सवाल आपका बेसिक से भी महंगा पड़ जाता। सारे ऑप्शन चेक करने का मतलब वो बेसिक से भी महंगा पड़ गया। तो अक्सर करीब 80% प्रश्नों में ऐसे देखा जाता है कि जो सवाल सेट किए जाते हैं, जो ऑप्शन से होने लायक होते हैं, उसका ऑप्शन एक बार में ही दिखता है कि नहीं यही आंसर क्या है? सही है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन बड़े ऑड टाइप के सेट होते हैं। अगर आपका दुष्ट होता पेपर सेट करने वाला तो फिर सबको क्या करता? 7 के मल्टीपल में बनाता कि आप एक बार में गो थ्रू ऑप्शन ना दे पाए, आंसर सबको चेक करना पड़े। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत ही बच्चों कम होता है। मैक्सिमम इस तरीके से आपका आंसर बनता है कि एक ही बार में देखने से पता चल जाए अच्छा 7 का यही मल्टीपल है, ये लीजिए आंसर। अक्सर ऐसा पेपर में देखा जाता है, अक्सर पेपर में ऐसा दिखता है कि एक ही बार में जीटीओ पकड़ने से आंसर मिल जाता है। ठीक है, सारे सवालों में नहीं ऐसा होता है। आप खुद ही अपना समझिए मन की स्थिति, मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर आप सोचे समझे, आप ही को अगर पेपर बनाने के लिए दिया जाए तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे अपने मन से, एक उसका आंसर आएगा तो आंसर सेट करेंगे, और बड़ा आधे मन से आदमी 3 ऑप्शन और रखता है कि लाओ इसको ये भर दें, ये भर दें, ये भर दें। ठीक है, तो इसलिए आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है और जल्दी से आप आंसर दे पाते हैं कि लीजिए यही आंसर क्या है? सही है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बड़े ऑड होते हैं, उससे सिमिलर मिलते जुलते नहीं है। करीब में देखिए लाया है, 140 के करीब सबको रखा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया होता कि 7 के मल्टीपल में रख दें तो थोड़ा सा आपके लिए समय और देना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए, जीटीओ करने के लिए। तो इस तरीके से चीजों को अपने दिमाग में रखिए, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए हाँ, शिवम कुमार यादव, देखिए मैं आपको बता दूं कि शीट जो है प्रीवियस ईयर के हर तरीके से करीब 20 किताबों का मिश्रण है आपका शीट। ध्यान से सुन लीजिएगा शिवम, 20 किताबों का मिश्रण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके लिए गए हैं, ध्यान से देखिए। टाइप 5 में आ जाइए। चौरानवे नंबर का सवाल है। अब नया टाइप शुरू हो गया, समझिएगा अच्छे से, समझिए ध्यान से, कमेंट नहीं, ध्यान से देखिएगा। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? पहले हम लोग करेंगे इसको बेसिक से, मेथड 1 से। मान लीजिए माना 20 रुपए के ये जो अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 5, ये किसका अनुपात है? नोटों की संख्याओं का अनुपात है। नोटों की संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 का आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है।
₹20, ₹10 और ₹5 के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है, यानी कि इसका मूल्य नहीं है, ये इसकी संख्या है। ₹20, ₹10 और ₹5 के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो 3, 4, 5 जो है इन नोटों की क्या है, संख्या है, संख्याओं का अनुपात है। थैले में कुल धन 1000 है, तो पूछा गया है ₹5 के नोटों की रियल संख्या। बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे? माना ₹20 के नोटों की, एग्जाम का तरीका ये नहीं है, बेसिक है, समझिए। माना ₹20 के नोटों की संख्या बराबर क्या, 3x मानेंगे, ऐसा ही मानेंगे 3x। अब आइए, ₹10 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 4x। और फिर बच्चों ₹5 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 5x। अब देखिए, ₹20 के 3x नोट हैं, तो इनका कुल मूल्य क्या होगा, 20 × 3x होगा। जैसे आपके पास ₹20 के 5 नोट हैं, तो कुल मूल्य 20 × 5 यानी कि ₹100 होगा कि नहीं। वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, देखिएगा। ₹20 के अगर 3x नोट हैं, तो इनका कुल मूल्य आया 20 × 3x, प्लस ₹10 के अगर 4x नोट है, तो इनका कुल मूल्य होगा 10 × 4x। अगर ₹5 के 5x नोट हैं, तो इनका कुल मूल्य होगा 5 × 5x। और यही बराबर होगा कुल मूल्य के किसके बच्चों, 1000 के। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो x बराबर क्या आया, 8 आ गया, ये लीजिए। अब पूछा गया है, बताइए ₹5 के नोटों की संख्या कितनी है, तो ₹5 के नोटों की संख्या कितनी आई, 40 नोट। ये लीजिए आंसर, मेथड 1 है, ये एग्जाम का तरीका नहीं है। अभिषेक, हाँ बच्चों, घर पे शीट कहां से उपलब्ध होगी, सच्चाई यही है। डिस्क्रिप्शन से जाके शीट डाउनलोड करिए और डेली 10-15 सवाल अपने कॉपी पे नोट कर लिया करिए। जब मैं पढ़ाऊं तो वहां से क्वेश्चन देख लिया करिए, और वीडियो चलेगा ही आपका, तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये काम किया करिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसके बाद बच्चों देखिए, मेथड 2 जो मेन तरीका है इसका, मेथड 2 जो मेन तरीका है वो देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है। ओरल ही करना होता है, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं। संख्याओं का अनुपात क्या है, देखिए नोटों का मूल्य, ₹20, ₹10 और ₹5। इनके संख्याओं का अनुपात क्या है, 3, 4, 5। इनका जो कुल मूल्य होगा वो क्या निकल के आएगा, 60, 40, 25। ध्यान से देखिए, नोटों का मूल्य ₹20, ₹10 और ₹5 है। संख्याओं का अनुपात जो आ रहा है 3, 4, 5। तो अगर ₹20 के 3 नोट हैं तो इनका कुल मूल्य 60, ₹10 के अगर 4 नोट हैं तो इनका कुल मूल्य 40, ₹5 के अगर 5 नोट हैं तो इनका कुल मूल्य 25। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अगर हम कुल मूल्य की योग की बात करें तो कितना होगा, 125 होगा, बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसको रेशियो है तो कटाइए, तो बाबू नहीं कटाया जाता कभी भी। अगर आप यहां से इनका कुल मूल्य का फिगर ले रहे हैं तो इसको कटाने की कभी गलती मत करिएगा। अगर अभी कटा देंगे तो नोट छोटा हो जाएगा आपका। कटा के अगर अभी आप इसको बोलें बच्चों कितना, 5 से कटा लें तो 12, 8 और 5 अगर बोल दें तो ये गलत है। 25 नहीं लिया जा सकता कुल मूल्य। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों, अगर जैसे ही आप कटाएंगे बच्चों नोट छोटा हो जाएगा आपका। जैसे ही आप कटाएंगे फिर नोट क्या हो जाएगा, छोटा। फिर ये वैल्यू गलत मानी जाएगी, नोट छोटा नहीं कर सकते, तो इसलिए कटाया नहीं जाता इसको। इसीलिए हमने केवल कुल मूल्य लिख दिया है 60, 40, 25। सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 125। और क्वेश्चन में कुल मूल्य कितना है, 1000। ध्यान दीजिएगा, यहां से कुल मूल्य कितना दिखाई दे रहा है जोड़ने के बाद, 125। भाई अगर देखा जाए ₹20 के 3 नोट, ₹10 के 4 नोट, ₹5 का 5 नोट, तो कुल मूल्य इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 125। और आपके थैले में कितना है कुल मूल्य, 1000। तो यही 125 किसके इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, 1000 के। तो बच्चों 1 बराबर किसके, 8 के लीजिए। 1 बराबर किसके हो गया, 8 के। तो बच्चों बताइए ₹5 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5।
तो 5 बराबर, जब 1 बराबर 8 के तो 5 बराबर 40 के। बच्चों यही ये x वाली चीज रहती थी, पीछे आपने देखा था x लेके किया था 60x, इसको 3x 4x 5x बोल दिया था, तो ये 60x 40x और ये 25x हो गया था। हर एक बच्चा ध्यान दे, 60x 40x और 25x हो गया था। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 60x 40x और 25x हो गया था। तो यही x की वैल्यू निकालते थे तो 8 आ रहा था, और यहां पर x के बदले 1 आएगा, 1 बराबर 8 के। तो बच्चों कोई भी वैल्यू पूछे, 3 की 4 की 5 की, किसी की भी वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हैं, सॉरी बच्चों यहां 40 नोट है, 5 बराबर किसके 40 नोट के। ये आपका आंसर होगा, एग्जाम में ऐसे ही आंसर करेंगे आप इसको, हर एक बच्चा ध्यान देगा। आइए अब 95 नंबर के सवाल पे आते हैं, 95 पे हर एक बच्चा ध्यान देगा। 95, हाँ गौरव सिंह, मैं इलाहाबाद में हूं, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बाबू कल चले जाइए सुशील सर के यहाँ जगराम चौराहे वाले ब्रांच पे, वहां से खाने की व्यवस्था कर लीजिए। चलिए 95, और अभी राशन लेके आना है, चलिए आप लोग की व्यवस्था हो जाएगी, अभी राशन और लाना है। कल भी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, आज भी हुआ था, कल भी होगा, तो चलिए देखिए कल जाके ले लीजिएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, बघाड़ा में खाने की व्यवस्था कर दी। बाबू आपको सुबह आना पड़ेगा, 8 से 10 आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते वहां तक बघाड़ा। 95 95 ध्यान से देखिएगा, किसी थैले में 8 से 10 में कोई रोक टोक भी नहीं, धीरे पैदल आराम से चले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं। आगे देखिएगा और सही कारण बताएंगे, जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, तो कोई बोलेगा थोड़ी आपको, ठीक है। और सुरक्षित होकर आइएगा, मास्क वास्क लगा के। आगे देखिएगा, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ओरल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और ये 10 पैसे लिख दीजिए। यहां इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है, 2, 3 और कितना बच्चों 5। इनका कुल मूल्य देखेंगे तो क्या आएगा, 100 पैसे और ये 75 पैसे और ये 50 पैसे, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 225 पैसे, 225। और यही 225 किसके बराबर, 90 रुपए के। 90 रुपए का मतलब बच्चों 90 गुणे 100 यानी कि 9000 पैसे, 9000 पैसे के। जब ये पैसे में है तो 90 रुपए को भी आपको पैसे में लेना पड़ेगा। अगर 90 रुपए को रुपए में ही रखना चाहते हैं तो इसको भी आप फिर रुपए में बदलिए। इसको लिखेंगे 1/2 रुपए, इसको लिखेंगे 1/4 रुपए और इसको लिखेंगे 1/10 रुपए। ऐसे करके करेंगे। तो ऐसे नहीं किया, केवल पैसे में ही कर लिया। कटाएंगे बच्चों, कितना आएगा, 1 बराबर आ रहा है 40 के। क्या पूछा गया है आपसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बच्चों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, 1 की वैल्यू आई है 40, तो 3 की वैल्यू कितनी बताइए, 120। नोट है यहां पर, सिक्के, ये लीजिए आंसर। ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई, देख लीजिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 था, तो 3 बराबर आ गया 120 सिक्कों के। हर एक बच्चा ध्यान दे। वर्क एंड टाइम चलेगा 9:15 से, क्यों 9:15 का ही शेड्यूल कराए है ना, 9:15 से। कल से आपका प्रिज्म पिरामिड फ्रस्टम स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे से। सीएल कंप्लीट हो गया है आपका मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन 3D का सीएल कंप्लीट हो गया है। पीएफ मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगा कब से कराऊंगा, लेकिन अब पिरामिड कल पे मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं 5 बजे से पिरामिड पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है आपका 96 नंबर का सवाल है, 96। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आइए चलिए देखिए। लिखिए यहां पर 1 रुपया, फिर 50 पैसे और यहां लिखिए 25 पैसे।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, चौगुनी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर 1 लेंगे तो यहां 4, तो यहां कितना बच्चों 2, ऐसा ही है। देख लीजिए 1 4 2 का रेशियो बन रहा है, हर एक बच्चा ध्यान दे, बन रहा है कि नहीं बताइए। जैसे बोला गया मैंने वैसे ही उठाया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है, तो ये 2 तो ये 4, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की ये चौगुनी है। तो इसको 1 मान लिया, ये 4 हो गया, तो पक्का इसका ये दोगुना है, तो ये कितना होगा 2, आधा इसका, ये 4 तो ये 2। समझ लीजिए, भाषा एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपने अगर 1 मान ली तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी 4 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 2। आइए बच्चों देखिए, कुल मूल्य का फिगर क्या होगा, इसको भी 100 पैसे लिख दें तो यह आएगा 100, यह आएगा 200 और यह आएगा 50। कितना हुआ जोड़कर 350, और यही 350 किसके बराबर, 5600 पैसे के बराबर। 56 रुपया है ना, तो जब इसको आपने पैसे में लिया है तो इसको भी आप 56 रुपए को किस में लीजिए, पैसे में, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो बच्चों 1 बराबर किसके, 16 के लीजिए, 1 बराबर आ गया 16 के। यही x की वैल्यू होती है, जो x 4x और 2x लिए होते हैं तो x बराबर वहां भी 16 आता और यहां 1 बराबर 16 आया है, बस इतना ही है फर्क। 1 बराबर 16 के। तो पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, तो अनुपात कितना है 4, तो 4 बराबर 64 सिक्के। ये आंसर है। लीजिए बच्चों, दोगुना चौगुना बच्चे ये वर्ड प्रॉब्लम है। आप अगर सीधा सीधा नहीं कर पाए तो ऐसे कर लीजिए, आपको इस तरीके से नहीं उठाना आ रहा है तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे उठा लीजिए, जो बोला है वही कर लीजिए। बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की क्या है, दोगुनी है, तो इसको 1 लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। आया समझ में, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चौगुनी है, अगर हम आपके 4 गुने हैं तो आप हमारे क्या होंगे, चौथाई। तो अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का ये कितना है, 4 गुना है, तो ये कितना होगा, चौथाई, चौथाई होगा। 1/2, ये 2, ये 1, तो रेशियो आ गया 1 4, 2 का आ गया कि नहीं। इस तरह से जितना सवाल में दिया है उसी को यूज कर लीजिए, तो भी आप बना लेंगे इस तरह से। अगर हम आपके 4 गुने हैं तो आप हमारे चौथाई, तो ये 2, तो ये पक्का 2 का चौथाई हो जाएगा। इस तरह से भी बोल के सीधा सीधा कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, अब देखें, इसके बाद है नया पैटर्न आ गया इसमें। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यहां सिक्कों की संख्या दिया है, अभी तक सिक्कों का कुल मूल्य देता था, और फिर इन सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात है वो 5 4 1 का है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, आइए ध्यान से देखिएगा। एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या है, 5 4 1, ये मूल्यों का अनुपात है। अगर बच्चों मैं मान लूं तो संख्याओं का क्या होगा फिगर, ध्यान से देखिएगा। एक बड़ी व्यवहारिक सी छोटी सी मैं बात आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं मान लूं 1 रुपए के सिक्के टोटल 5 रुपए हैं आपके पास, 1 रुपए की शक्ल में 5 रुपए हैं आपके पास, 50 पैसे की शक्ल में 4 रुपए है आपके पास, और 25 पैसे की शक्ल में 1 रुपए है आपके पास। ये मूल्य है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 1 रुपए की शक्ल में 5 रुपए हैं आपके पास, 50 पैसे की शक्ल में 4 रुपए हैं आपके पास, 25 पैसे की शक्ल में 1 रुपए है आपके पास, तो इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो संख्याओं का अनुपात 5 आया। 4 रुपए में
50 पैसे के कितने सिक्के? 8। सीधे बोलेंगे भाई 1 रुपए में 2 सिक्के तो 4 रुपए में 8 सिक्के। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? 4। ये लीजिए, इनकी संख्याओं का अनुपात आ गया। सीधी सीधी बात है। ऐसे बोल दिया बच्चों, इस तरीके से बोल दिया। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला 1 रुपए की शक्ल में 5 रुपए है टोटल आपके पास, 50 पैसे के सिक्कों की शक्ल में 4 रुपए है आपके पास। यूनिट बराबर लीजिएगा, अगर ये रुपया ये भी लिया जाएगा रुपया। और 25 पैसे की शक्ल में 1 रुपए है आपके पास। पैसा लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, इसलिए हमने इस तरह से किया। ध्यान से देखिए, रुपए में बोलना ज्यादा आसान है। 1 रुपए की शक्ल में 5 रुपए है आपके पास, 50 पैसे की शक्ल में 4 रुपए है आपके पास, और 25 पैसे की शक्ल में 1 रुपए है आपके पास। हर एक बच्चा ध्यान देगा। समझ में आया? तो बच्चों 5 रुपए में कितने सिक्के आएंगे टोटल 1 रुपए वाले? 5। श्योर है? 4 रुपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्के आएंगे? 8। 1 रुपए में 2 सिक्के तो 4 रुपए में 8 सिक्के। और बच्चों 1 रुपए में 25 पैसे वाले कितने सिक्के आएंगे? 4। ये हो गया बच्चों, ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। हर एक बच्चा यहां ध्यान देगा 5, 8, 4 का। इस चीज को और एक तरीके से बोला जा सकता था। ध्यान से देखिए, सिक्कों की संख्याएं कैसे निकलती हैं। आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं टोटल 10 रुपए हैं, सब 50 पैसे के सिक्कों की शक्ल में हैं। तो कुल पॉकेट में आपके कितने सिक्के हैं? कुल पॉकेट में आपके कितने सिक्के हैं? तो आप कुल मूल्य में एक सिक्के के मूल्य से क्या कर देंगे? भाग। ध्यान से देखिए, सिक्कों की संख्या कैसे निकलती है? सिक्कों की संख्या कैसे निकलती है? कुल मूल्य में एक सिक्के के मूल्य से क्या कर दीजिए? सिक्के के मूल्य से भाग। तो ध्यान से देखिए, कुल मूल्य यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 1 है। तो एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया। 4 है, आप पैसे में भी रख सकते हैं, 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। कैलकुलेट करेंगे तो यही रेशियो आएगा। अगर पैसे में भी भाग दें तो, पैसे में अगर लेके भाग दें तो भी रेशियो यही बनेगा। रुपए में ले तो 1, ये 1/2 और यहां 1/4। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। तो भी बच्चों यही रेशियो आएगा। इस तरह से भी, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करेंगे तो भी यही बात आएगी। और मैंने आपको व्यवहारिकता में लाकर ये डायरेक्ट बता दिया कि यहां 5 सिक्के होंगे, यहां 8 सिक्के होंगे और यहां 4 सिक्के होंगे। व्यवहारिकता में मैंने बता दिया। बाकी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो ये सिस्टम बनेगा आपका। आपको कभी भी सिक्कों की संख्याओं का अनुपात चाहिए तो मूल्य में एक सिक्के के मूल्य से क्या कर दीजिए? भाग। रेशियो वही बनेगा 5, 8 और 4 का। समझिए बात को। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात चाहिए तो इनके कुल मूल्य में एक सिक्के के मूल्य से भाग कर दीजिए। आइए, संख्याओं का अनुपात आ चुका है 5, 8, 4 का। तो रेशियो में कुल सिक्के कितने हुए? 17। रेशियो में कुल सिक्के कितने हुए बच्चों? 17। और ये 17 बराबर किसके बताइएगा? 340 के। तो 1 बराबर 20 के। तो क्या पूछा है? पूछा है इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो 5 बराबर 100 के, 8 बराबर 160 के, 4 बराबर 80 के। ये लीजिए आंसर, 100, 160 और 80। बच्चों ये आपका 95 नंबर का आंसर है। एग्जाम में आप ऐसे ही लगाएंगे, ओरल लगाएंगे, यही तरीका एग्जाम का होगा आपके। यही 2 पैटर्न होते हैं सिक्कों वाले में। अभी आगे इस पे प्रैक्टिस और करानी है। 7-8 सवाल हैं, आगे मैं करवाऊंगा। मैं अब आऊंगा 9-15 पे और मैंने नया बैच स्टार्ट किया है वर्क एंड टाइम से। कल पहले दिन की क्लास थी, केवल 40 मिनट ही क्लास चल पाई थी। तो कल वाली क्लास जो बच्चे नहीं देख पाए वो देख लीजिए अभी बैठ के। मैं 9-15 पे आके क्लास कंटिन्यू करूंगा। कल 5 बजे पिरामिड चलेगा, तो पढ़ने के लिए आ जाइएगा 5 बजे यूट्यूब पे। हाँ, शिव प्रताप सिंह पूछे हैं कैसे पता किया जाए ये रुपए का रेशियो दिया गया है। सुन लीजिए, हमने एकदम नहीं कहा कि इसको रुपया ही उठाइए। हमने एकदम नहीं कहा कि इसको रुपया उठाइए। आप इसको पैसा ले लीजिए। बाबू इसको पैसा ले लेंगे तो ये 500 पैसा हो जाएगा, ये 400 पैसा हो जाएगा और ये 100 पैसा हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे, 50 से भाग देंगे और फिर अगर पैसा लिए तो पैसे से भाग करिए, 25 से भाग करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कटाएंगे तो अभी भी तो बच्चे यही आ जाएगा, सेम चीज आएगी। संख्याओं का अनुपात यहां भी 5 आया, ये 8 आया और ये 4 आया। अगर सबको पैसा लेना है तो ले लीजिए पैसा। आप यहां 5 पैसा ले लें, 4 पैसा ले लें और 1 पैसा ले लें। 5 पैसा ले लें, 4 पैसा ले लें, 1 पैसा ले लें, पैसे से भाग कर दीजिए इसको। 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, तो भी रेशियो वही आएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट सेम लीजिएगा। अगर इसको आप पैसे में ले रहे हैं तो पैसे में सबको रखिएगा, रुपए में ले रहे हैं तो रुपए में ही लीजिएगा। रुपया मैंने इसलिए ले लिया कि हम व्यवहारिक ज्ञान से डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 रुपए में 5 सिक्के, 4 रुपए में 8 सिक्के, 1 रुपए में 4 सिक्के, इसलिए मैं बोल दिया। कहीं से ये कंपलसरी नहीं है कि इसको रुपए में ही लेना है कि पैसे में लेना है, आप कुछ किसी में भी ले लीजिए, लेकिन सबको सेम फिगर में, सेम यूनिट में रखिएगा। नहीं सत्यम मिश्रा, पूरी मैथ हम यूट्यूब पे पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों, पूरी मैथ यूट्यूब में क्लास मजा भी तो नहीं आ रहा है, इतने कम कम बच्चे पढ़ रहे हैं, सब इस समय लगे हुए हैं न्यूज चैनल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ठीक है, इसलिए बच्चे भी नहीं है। इससे ज्यादा बच्चे मैं तब पढ़ाता था जब क्लास चलती थी, उससे ज्यादा बच्चे लाइव रहते थे जो अब लाइव रह रहे हैं। पूरी मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चे, ठीक है। जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लॉकडाउन खत्म यूट्यूब खत्म, ठीक है।